हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से लौट आया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके सेलेक्ट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो दोस्तों कल हमने जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था इंडियन पॉलिटी का, उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा इंडियन पॉलिटी का, साथ ही साथ उसमें हमने कंपनी रूल और क्राउन रूल के अंदर कौन कौन से एक्ट्स आए थे उसके बारे में पढ़ा। तो वो डिटेल्ड वीडियो आपको फर्स्ट लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप उस वीडियो को भी पहले ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा एक डिमांड रखी गई ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सके और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया 1940 में अगस्त ऑफर में। तो अगस्त ऑफर के बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के लेक्चर्स जो साथ ही साथ आ रहे हैं सुबह, उसमें आप ये ज़रूर पढ़ेंगे कि अगस्त ऑफर में क्या क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी और कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था इंडियंस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करना और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर में 1940 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया था उसकी कंपोजिशन क्या थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी नवंबर 1946 में, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूट हुई। 1940 में ये एक्सेप्ट हो गया था पर वर्ल्ड वार टू के बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई नवंबर 1946 में। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी इसमें 389 मेंबर्स बनाए गए और साथ ही साथ इसमें 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया के लिए यानी कि प्रोविंसेस के लिए रखे गए और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखे गए। हर एक प्रोविंस या हर एक जो प्रिंसली स्टेट थी उसको सीट्स जो है अलॉट की गई अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन वहाँ पर है उसी हिसाब से वहाँ पे वो सीट्स रखी गई। सीट्स को डिवाइड किया गया मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल में हिंदूज और अदर कम्युनिटीज़ भी आ रही थी। तो इस प्रकार से सीट्स को डिवाइड किया गया और हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया एज अ मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंशियल यानी कि प्रोविंस में हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स रखे गए, पर जो प्रिंसली स्टेट थी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो नॉमिनेट किए गए हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के जो भी हेड्स थे उन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट किया। तो दोस्तों नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी, पर ये असेंबली के इलेक्शंस जो हैं वो हुए थे जुलाई अगस्त के महीनों में। 1946 में इलेक्शंस हुए। यहाँ पर कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग जीती जो थी उन्होंने 73 सीट्स जीती और 93 सीट्स जो अलाउट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को वो बिल्कुल खाली रही, क्योंकि ये जो यहाँ पर कोई भी इलेक्शंस नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने थे वो प्रिंसली स्टेट के हेड्स जो थे, वहाँ के राजा जो थे उन्होंने ही चुनने थे। तो इलेक्शंस होने के बाद कांग्रेस को यहाँ पर बढ़ोतरी मिली, बहुत ज़्यादा सीट्स मिली इसको। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी वर्किंग कब से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जब नवंबर अगस्त सितंबर में जब इनके इलेक्शंस हो गए थे 1946 में, तो इलेक्शंस के बाद इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 9 1946 को। आप रखना कि दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्शंस के बाद 1946 में इनकी मीटिंग हुई। पर जब 1946 में इनकी मीटिंग हुई थी उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया इस मीटिंग को, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे अलग कंट्री यानी कि पाकिस्तान को। तो इन्होंने ये मीटिंग अटेंड नहीं की। तो यहाँ पर जो 389 मेंबर्स थे टोटल, उसमें से टोटल जो अटेंड की मीटिंग वो की थी 211 मेंबर्स ने। यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया था, असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कि बाद में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। साथ ही साथ वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इस प्रकार से इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई। पर जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने अलग देश
की डिमांड की, इस वजह से जो है इन्होंने बाइकआउट भी किया, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हुआ। और उसके बाद 1947 में आपको पता है कि पार्टीशन हुआ, माउंटबेटन प्लान जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने लाया था। उसके बाद जो है जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था वो आया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में पार्टीशन भी हो गया था माउंटबेटन प्लान के तहत। अब जब इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया तो यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी लेजिस्लेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इन्होंने भी ज्वाइन कर ली। जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो कि इंडियन डोमिनियन के थे, इंडिया में जो आ गए थे मुस्लिम लीग के जो डोमिनियन के मेंबर्स थे, उन्होंने भी असेंबली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी रह गई थी उसको ज्वाइन किया। अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ तो कम होनी ही है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का अब आया, जब पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हुई जिसमें 3 मेन चेंजेस हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी फुली सोवरेन बॉडी बन गई, सोवेरियन बॉडी बन गई, यानी कि खुद वो एक्ट करने लगी, अपने हिसाब से वो एक्ट करेगी, वो कंट्री को चलाएगी। एक सोवरेन बॉडी बन गई जिसको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की पूरी ताकत मिली, और वो कोई भी लॉ को अल्टर कर सकते थे और एब्रोगेट कर सकते थे। तो ये पहली चेंज हुई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आने के बाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहला ये चेंज हुआ कि वो फुल्ली सोवरेन बॉडी बन गई और किसी भी लॉ को एब्रोगेट या अल्टर कर सकते थे। सेकंड जो चेंज हुई असेंबली में वो हुई ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब होता है कि यहाँ पर इसके 2 फंक्शंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इसका काम हो गया, और साथ ही साथ ऑर्डिनरी जो भी लॉज हैं उनको भी इनेक्ट करना था इसको। तो पहले जो चेयरमैन बने इस लेजिस्लेटिव बॉडी के वो थे जीवी मवलंकर, ये भी आपको याद रखना है। जीवी मवलंकर इसके पहले चेयरमैन बने लेजिस्लेटिव बॉडी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तीसरी जो चेंज हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ये हुई कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो थे जो कि पाकिस्तान में आ गए थे, जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो वो लोग जो है वहाँ उसकी वजह से जो है स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कम हो गई। टोटल जो 389 मेंबर्स थे इनिशियली वो 299 मेंबर्स बन गए। और इसमें जो ब्रिटिश की प्रोविंसेस जो थी, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के जो का नंबर अगर देखा जाए तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी जो ब्रिटिश के अंडर थी उस टाइम पे, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में हो गया तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी 229 रह गई, और प्रिंसली स्टेट जो जो मेंबर्स थे उसके 70 मेंबर्स रह गए। तो 229 प्लस 70 यानी कि 299 मेंबर्स जो थे इसकी स्ट्रेंथ रहेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो दोस्तों इसके बाद अगर कुछ दूसरे फंक्शंस देखे जाएं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे वो इस प्रकार हैं, आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले रेटिफाइड इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। तो सबसे पहले एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें इंडिया जो है मेंबर बना कॉमनवेल्थ का 1949 में। सेकंड जो था, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 1947 जुलाई 22 1947 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया इन्होंने जनवरी 24 1950 में, और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 में। और जनवरी 26 1950 को इंडिया रिपब्लिक हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। पर इससे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो ये कुछ फंक्शंस, अदर फंक्शंस जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब यहाँ पर जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फुली सोवरेन बॉडी बन गई थी, खुद ये एक्ट करने लगी थी, तो यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो इस कमेटी में इसकी जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट कमेटीज़ बनाई। डिफरेंट कमेटीज़ किस लिए बनाई, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें। तो इस चैप्टर में ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पढ़नी और उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। तो कैसे इन कमेटीज़ ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर 8 मेजर कमेटीज़ बनी थी और कुछ माइनर कमेटीज़ भी बनी थी। यहाँ पर मैं कुछ मेजर कमेटी जो 3-4 इंपॉर्टेंट मेजर कमेटीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमेटीज़ जो उस टाइम पे बनाई थी अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ जो थी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो कमेटी थी यूनियन पावर्स कमेटी, इनके हेड, इसका चेयरमैन बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को।
दूसरी कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका भी हेड जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। थर्ड कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंसेस के बेसिस पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इसका हेड रखा गया था सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी बनाई गई थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, बनाया था, ड्राफ्ट करने के बाद उसको इनेक्ट भी किया था। तो इसका चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द ग्रेट लेजेंड, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो भीमराव अंबेडकर ने कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया, किन किन सोर्सेस से कॉन्स्टिट्यूशन लाया, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाई थी, इसको सेटअप किया गया था 1947 अगस्त में, अगस्त 29 1947 में इसको सेटअप किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। इसमें 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स में रखे गए थे, जिसमें एक मेंबर जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया था इस कमेटी का। पहला जो ड्राफ्ट इसने दिया, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का, इनको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो पहला इन्होंने ड्राफ्ट दिया कब, फरवरी 1948 में दे दिया। तो 1 साल के अंतराल के बाद इन्होंने जो है ये पहला ड्राफ्ट दिया था, जिसमें 8 महीने दिए गए जनता को 8 महीने दिए गए ताकि इस ड्राफ्ट को डिस्कस कर सकें, और साथ ही साथ जो भी यहाँ वहाँ पे मिनिस्टर्स थे उनको 8 महीने दिए गए कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकें। पर इस ड्राफ्ट में कुछ गलतियाँ भी थी, तो उसको फिर से सेकंड ड्राफ्ट लाना पड़ा अक्टूबर 1948 में। अराउंड 7-8 मंथ्स के बाद इन्होंने दूसरा जो ड्राफ्ट लाया, तो जिसमें इन्होंने 141 डेज ही लिए थे। इसके बाद सेकंड ड्राफ्ट बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इनेक्ट हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो सेकंड ड्राफ्ट इन्होंने लाया था, जो कि अक्टूबर 1948 में इन्होंने लाया था, इसकी फर्स्ट रीडिंग जो थी, सबसे पहले पढ़ा था इन्होंने नवंबर 4 1948 में, नवंबर 1948 में इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई। सेकंड रीडिंग इसमें हुई फिर नवंबर 15 1948 से लेकर अक्टूबर 17 1949 तक। 1 साल तक ये रीडिंग चली कि लगातार इन्होंने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं, भीमराव अम्बेडकर और उनके 7 जो मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर। तो यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ पे जो पार्लियामेंट था, इन्होंने प्रपोज किया 7653 अमेंडमेंट्स, 7,075 के करीब अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज किए कि इतनी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए इस ड्राफ्ट में। उसके बाद एक्चुअल में 2473 जो अमेंडमेंट्स थी उसको ही मुद्दों को डिस्कस किया गया असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें। और उसके बाद जो है आखिरी रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग, नवंबर 14 1949 में। तो नवंबर 14 1949 में जब ये रीडिंग हुई, तो उसके बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 में इसको इनेक्ट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कर दिया गया और इंडिया रिपब्लिक बन गया। तो डिक्लेयर किया गया नवंबर 26 1949 में। अब इस जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इन्होंने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फिर वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसमें क्या क्या इन्होंने रखा था उस टाइम के ऊपर, उस टाइम इन्होंने एक प्रियम्बल रखा था, उसमें 395 आर्टिकल्स इंक्लूडेड थे और 8 शेड्यूल्स इंक्लूडेड थे। ओके, अब नवंबर, क्योंकि ये तो बना था, थर्ड रीडिंग जो हुई थी नवंबर 14 1949 को हो गई थी, पर इसको डिक्लेयर क्यों किया गया 26 जनवरी को, 26 जनवरी को इसको इनेक्ट क्यों किया गया 1950 में, इसको इनेक्ट इसलिए किया गया 26 जनवरी में, क्योंकि 1930 में इसी दिन 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज जो था सेलिब्रेट हुआ था। तो इस वजह से इस डेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी हिस्ट्री में भी। तो इस वजह से इसको 26 जनवरी को इंडिया को रिपब्लिक घोषित किया गया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे। सबसे पहले एलिफेंट अडॉप्टेड सिंबल और सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एलिफेंट इन्होंने अपना एक सिंबल रखा था, जिसको हम सील भी कहते हैं सिंबल को, तो इन्होंने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद सर बी एन राव जो थे एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, उनको अपॉइंट किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। सेकंड जो ये पॉइंट है यहाँ पर, एच वी आर अयंगर को सेक्रेटरी
अनाउंस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। साथ ही साथ जो एस.एन. मुखर्जी थे, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे जो कि ड्राफ्ट बनाते थे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में, सैलेंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है सबसे लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 1949 में इसमें क्या थे, इसमें प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। पर प्रेजेंटली अभी यहाँ पर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, और साथ ही साथ अब 2019 तक इसमें 470 आर्टिकल्स थे, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये लेंथियस्ट क्यों है? लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्यों है? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, और यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है इस कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका था? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो पास हुआ था, उसका इन्फ्लुएंस इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बहुत बल्कि था, इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बल्कि बना था। अब यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, दोनों इंक्लूडेड थे, सेंटर भी और स्टेट के लिए भी ये था, क्योंकि इसलिए ही ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था। तो पहला फीचर लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसको बहुत अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। इंडिया, हम कह सकते हैं कि अलग अलग देशों से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके लिए गए हैं, जो कि ब्रिटिशर्स से, यूएसए से, आयरिश से, अलग अलग जो कंट्रीज़ है वहाँ से इसको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो उनके अच्छी बातें थी उसको उठाया गया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने लाया था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल पार्ट, अगर मतलब मेन पार्ट अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ये आपको याद रखना कि मेन जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही आया था। बाद में जो फंडामेंटल राइट्स थे वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट की जो गवर्नमेंट जैसे चलती है पार्लियामेंट के हिसाब से, या रूल ऑफ लॉ जो था, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी, जो कि फ्यूचर में जो जिसके तहत स्टेट्स को एक्ट करना चाहिए, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की से लिए गए थे। उसके बाद फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन का मतलब होता है कि पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट में, पर सेंटर जो है ज़्यादा पावरफुल है। तो ये लिया गया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपको याद रखना, कनाडा से ये लिया गया था फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। डीपीएसपी लिया गया था आयरिश से। कॉन्करेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉन्करेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, ट्रेड की फ्रीडम जो थी वो ली गई थी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सस्पेंशन ऑफ फॉरेन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे इसको लिया गया था जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी ये ली गई थी यूएसएसआर से, जो कि अभी रशिया है। रिपब्लिक और आइडियल्स जो थे लिबर्टी के आइडियल्स या रिपब्लिक के, या जो कुछ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के जो टर्म्स हैं प्रियम्बल में, ये लिए गए थे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों, जो तीसरा इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है ब्लेंड्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, दोनों का मिक्सचर है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसका? अमेरिका का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ब्रिटेन का है, क्योंकि फ्लेक्सिबल यानी कि उसमें आसानी से कुछ जो अमेंडमेंट से की जा सकती हैं, पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के, क्योंकि उसमें आसानी से अमेंडमेंट्स नहीं की जा सकती। अब इंडिया में आर्टिकल 368 रखा गया। इसमें दो टाइप के अमेंडमेंट्स लाए गए थे आर्टिकल 368 में। उसमें ये अमेंडमेंट्स क्या लाए गए? इसमें प्रोविज़न लाया गया कुछ जो प्रोविजंस अमेंड किए गए। उनको अमेंड कैसे किया जा सकता था? जब 2/3 मेजॉरिटी मिलती पार्लियामेंट की।
तो कुछ प्रोविजंस को अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती तो वहाँ से कुछ प्रोविजंस अमेंड किए जा सकते थे, पर कुछ प्रोविजंस जो थे वो स्पेशल मेजॉरिटी जो थी पार्लियामेंट की वो रिक्वायर करती थी, या फिर रेटिफिकेशन यानी एग्रीमेंट जो था टोटल ऑफ द हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो तो उसके बाद ही कुछ प्रोविजंस पास होंगे। तो ये जो है इस आर्टिकल 368 की वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही ज़्यादा रिजिड है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें हम इजीली भी किसी लॉ को एनेक्ट नहीं कर सकते, पर ज़्यादा टफ भी नहीं एनेक्ट करना। तो ये दोनों है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ जो फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। दोस्तों फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस का मतलब क्या है कि ये फेडरल तो है पर उसका इसका यूनिटरी बाइस है कि जो एक जुड़ाव है वो बहुत ज़्यादा है। फेडरल का मतलब होता है कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट में पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब फेडरल में क्या क्या है, टू गवर्नमेंट सिस्टम है, सेंटर की अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, और साथ ही साथ डिवीजन है, पावर की डिवीजन होती है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे जे.एंड.के में क्या था कि जे.एंड.के में पहले क्या था कि जब आर्टिकल 370 यहाँ पर था तो यहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, वो दोनों जो थे उसी हिसाब से वर्क करता था कि अब इंडिया का कोई भी लॉ जो है अगर जम्मू कश्मीर में लाना था तो यहाँ पर उस लॉ को जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ के पार्लियामेंट के हिसाब से उसको पहले पास करना पड़ता था यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद वो इनेक्ट होता था। पर जो बाकी स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वही चलता है स्टेट में भी। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिया है फेडरल में, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, और बाइकैमरलिज्म यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस ये हैं। अब फेडरल में यही आता है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स है, पर फेडरल सिस्टम तो इंडिया है पर इसमें यूनिटरी बायस है, यानी कि नॉन फेडरल भी है ये, क्योंकि यहाँ पर सेंटर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बाकी जो स्टेट्स हैं या फिर पूरे इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, कोई बाहर की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती किसी को। फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि फ्लेक्सिबल है ये, उसमें कोई भी मतलब अमेंडमेंट्स भी की जा सकती हैं। जुडिशरी इंटेग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट्स हैं वो फंक्शन करते हैं, वो इंटेग्रेटेड हैं आपस में। लोअर कोर्ट में अगर कोई केस होता है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंटेग्रेटेड है। अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नर का, वो सेंटर की वजह से तो होता है। सेंटर जो है इसको गवर्नर को अपॉइंट करता है, तो ये नॉन फेडरल है, यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो फेडरल तो रखा गया है, फेडरल सिस्टम तो है, पर इसमें यूनिटरी बाइस है, यूनिटरी उसको यूनाइट करने का काम भी किया गया है। अब यहाँ पर जो अगला फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के बेसिस पे वर्क करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया है, इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है। अब ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ऑर्गन्स हैं, उनको अलग अलग रखा गया है। फंक्शनरी और जो पार्लियामेंट्री जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग रखे गए हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स अलग अलग रखे गए हैं, और इनकी कोऑपरेशन और एक साथ जो कोऑर्डिनेट करते हैं उसके बेसिस पे जो है ये डिटरमाइन करता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडियन पार्लियामेंट जो है सोवेरन बॉडी नहीं है। पार्लियामेंट बॉडी पूरी तरीके से सोवेरन बॉडी तो नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है, ब्रिटिश स्टेट जो है एक हेरिडिटरी हेड है होता है उनका, क्योंकि उनकी मोनार्की होती है। पर जो इंडियन स्टेट है, इंडियन पार्लियामेंट तो एक पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से अलग ही वर्क करती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी जो इंडियन पार्लियामेंट के जो कुछ लॉज या बिल्स उन्होंने इनेक्ट किए होते हैं उसको रिव्यू कर सकता है, जुडिशल रिव्यू कर सकता है। तो ये एक पूरी तरीके से सॉवरेन बॉडी नहीं रखा गया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन स्टेट
जो है इंडियन स्टेट जो इंडियन पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। पर ब्रिटिश स्टेट में अगर देखा जाए तो हेरिडिटरी हेड होता है उनका, कि जो भी उनका पीएम बनता है वो मोनार्की सिस्टम से ही चलता है, या फिर जो क्वीन का सिस्टम होता है उससे ही चलता है। पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही लिए गए हैं वहाँ से, पूरा उनका सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया है। बहुत दिमाग से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये फीचर है कि पार्लियामेंट सोवरेन है। पार्लियामेंट तो सोवरेन है, यहाँ पे मैंने पहले बोला कि पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। पार्लियामेंट सोवरेन का मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट, मतलब उसकी अपनी एक फंक्शन है। पर साथ ही साथ इसमें ये जुडिशल रिव्यू जो है, जुडिशल सुप्रीमेसी भी रखी गई है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से कोई भी लॉज नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिव्यू ज़रूर करेगा। जुडिशल रिव्यू की पावर दी गई है, पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का ब्लेंड जो है, मिक्सिंग रखी गई है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्लेंडिंग ऑफ बोथ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो सोवेरेनिटी है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट हम बोलते हैं कि सोवेरन है, कि पर ये पूरी तरीके से सोवेरन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट की सोवेरेनिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट से ली गई है, पर जुडिशल सुप्रीमेसी जो थी ये हमने ली है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। क्या क्या किया गया है, दो चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पर, कि पहले जो ब्रिटिशर से क्या लिया है, ब्रिटिशर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने ये लिया कि पार्लियामेंट को सोवेरेन बना जाए। पर इतना भी सोवेरेन सोवेरेन मतलब इंडिपेंडेंट तो है, पर इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि जो भी वो लॉज इनेक्ट करेगा उसको रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशल सुप्रीमेसी है वो अमेरिका से ली गई है। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो था उसके हिसाब से ये ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको ये, आई होप ये समझ आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिक्लेयर कर सकता है पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो भी पार्लियामेंट लॉ पास करेगा, अगर वो कुछ अजीब सा लॉ है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। अब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट अमेंड करता है मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट तो एक सोवरेन बॉडी हम कह सकते हैं, और मेजर जो पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड तो कर सकता है। पर इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी कह सकते हैं। पर कुछ जो लॉज अगर वो गलत होंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को वो अच्छा नहीं लगे तो वो जुडिशल रिव्यू दे सकता है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन लॉज को भी कह सकता है। तो दोनों की अपनी अपनी यहाँ पर पावर रखी गई है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशल सुप्रीमेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। उसके बाद इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया में जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि वो एक साथ जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके बाद हाई कोर्ट है स्टेट लेवल पे, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिनको हम लोअर कोर्ट्स कहते हैं। तो ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई केस है वो उसको हाई कोर्ट में ले सकता है, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में भी ले सकता है। उसको ये हक है कि सुप्रीम कोर्ट तक वो उसको केस को ले सकता है। तो इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इसकी एक हायरार्की है। वो ये सेंटर और स्टेट के दोनों लॉज, स्टेट का लॉ भी और सेंटर का लॉ भी दोनों इनेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए से तो लिया गया था ये सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल रिव्यू का जो पावर थी। पर यहाँ से यूएसए में क्या था कि यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट था वो स्टेट में और एक पूरा फेडरल, जो इसको देखा जाए सेंटर में, वो अलग अलग पावर्स थी। यानी कि फेडरल था, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी। फेडरल लॉज और स्टेट लॉज जो थे अलग अलग, जो जुडिशरी वो उसको फोर्स करती थी। फेडरल लॉज जो थे फेडरल जुडिशरी इनेक्ट करती थी, और स्टेट लॉज जो है स्टेट जुडिशरी इनेक्ट करती थी यूएसए में। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं रखा गया। हालांकि यूएसए से ही जुडिशल रिव्यू का वो कॉन्सेप्ट लाया गया, पर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रखे गए और उनको इंटीग्रेटेड रखा गया, और स्टेट और सेंट्रल लॉज की एक हायरार्की रखी गई कि उस हायरार्की में स्टेट और सेंट्रल लॉज दोनों इनेक्ट होंगे, एनफोर्स होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंडियन जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट भी है।
उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया। आपको पता है कि 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, इसमें आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आता है 23 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 में। तो यहाँ पर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये, इनके बारे में आप आगे हम लगातार पढ़ते रहेंगे कि अब फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आता है। सारे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडिया का सेंटर का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलती है, पीएम प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब हम आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे के पॉलिटिकल लेक्चर्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा जो वीडियो लेक्चर्स हैं इसके। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को शेयर कर देना है। तो चलिए आगे के इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत नोवल फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा, क्योंकि इसके हिसाब से स्टेट को एक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये तो इनेक्ट नहीं है, ये कोई लॉज नहीं है, पर इनके हिसाब से एक स्टेट को इनेक्ट करना चाहिए। तो इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था। एक सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे इसको 3 कैटेगरीज में रखा गया था। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अलग से एक वीडियो जो है डीपीएसपी पे भी बनेगा। और फंडामेंटल राइट्स सीक्वेंस वाइज में हम पढ़ेंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें कैसी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किस लिए बने हैं, ताकि वो प्रमोट कर सके सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की पावर को, वो आइडियल्स को वो प्रमोट कर सकें। साथ ही साथ जो स्टेट का जो वेलफेयर स्टेट है इंडिया का, वो सीख कर सकें, एस्टैब्लिश कर सकें। और ड्यूटी जो है स्टेट की, ताकि वो अप्लाई कर सके इन प्रिंसिपल्स को और लॉ बनाने के लिए। तो इन प्रिंसिपल्स को किसी भी स्टेट को जब भी वो लॉ बनाए तो इन इन जो प्रिंसिपल्स को इनको इनेक्ट करना पड़ेगा। डीपीएससी की एसपी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो आएगी इसके ऊपर भी। लगातार आप बने रहेंगे मेरे साथ। अब हम आगे जो इम्पोर्टेंट अगला फीचर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये पार्ट 4A में इंक्लूड की गई थी। अब यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये थी, ये इनिशियली जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थी। जब भीमराव अम्बेडकर जी ने इनको बनाया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसको जो है ऐड किया गया था इंटरनल इमरजेंसी के दौरान। जब इमरजेंसी हो गई थी इंटरनल इंडिया में, उस टाइम पर इसको ऐड किया गया था। 75 टू 77 में जब युद्ध हुआ था, उस टाइम पे इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। अब ये ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, कुछ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd है, 92nd है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था ये 1976 में। और उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 2002 में, इसमें क्या हुआ था कि फंडामेंटल को ड्यूटीज़ को और बढ़ाया गया था। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद है सेक्युलर स्टेट। अब यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया को बताया गया है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। ये सेक्युलर स्टेट इनिशियली तो प्रियम्बल में नहीं थी हमारे, पर इसको बाद में जो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी मैंने बताया आपको कि 1976 में आया था ये, उसमें जो है इसको लाया गया था सेक्युलर टर्म को, जो कि हमारे इसमें प्रियम्बल में ऐड की गई थी। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो वोट करने की एज है, उसके बाद जो वोट करने की एज पहले जो थी 21 ईयर्स, उसकी एज को कम कर दिया गया था 18 ईयर्स में। ये हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऑफ
1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और यहाँ पर वोटिंग एज को 18 इयर्स कर दिया गया था। उस साथ ही साथ अब अगले फीचर्स, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इसमें अगर देखा जाए तो सिंगल सिटीजनशिप मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक इंडियन को। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसने तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो अलग अलग ऑर्गन्स जो है बनाए थे, पर साथ ही साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी बनाई गई थी, कुछ अलग से इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी बनाई गई, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बॉडी, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो थी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम आपको पता है कि इसका काम है इलेक्शंस करवाना, फेयर इलेक्शन कराना और इंश्योर करना कि वो फ्री और फेयर हो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये फंक्शन है। उसके बाद जो दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अलग से, वो थी कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम होता है? ऑडिटर जनरल का काम होता है कि वो ऑडिट करता है, अकाउंट्स को चेक करता है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, उन जो भी अकाउंट्स, जो भी वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी वो फंड्स देते हैं, उसका काम जो है वो सारा देखता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और एक तरीके से ये इसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। गार्जियन होता है ये पब्लिक के पर्स का, पब्लिक के पैसों का। फिर तीसरी जो इंडिपेंडेंट बॉडी थी वो थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है। अब इसका काम क्या था? इसका काम था कंडक्ट करना एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना, ताकि रिक्रूटमेंट हो सके ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया सर्विसेज की, जैसे कि यूपीएससी करवाता है आईएएस की एग्जामिनेशन वो कराता है, या फिर बाकी जो एग्जामिनेशन वो करवाता है। फिर आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी इंडिपेंडेंट बॉडी यहाँ पर रखी गई। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हर एक स्टेट में बनाएगी। इंडिया में तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएगी, पर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएगी, जिसका काम था कि स्टेट में जो एग्ज़ाम्स है डिफरेंट रिक्रूटमेंट के लिए, उसको कंडक्ट करवाया जाए। जैसे कि अगर जेएंडके में देखा जाए तो जेकेपीएससी जो है वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाता है, जैसे कि केस का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाता है। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ का ये काम था। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ थी। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर था कि इमरजेंसी प्रोविजंस भी इसमें रखे गए थे। अब नेशनल इमरजेंसी जब होती, अगर युद्ध के दौरान या फिर कोई बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन कोई शो कर रहा है कोई देश, उस टाइम पे आर्टिकल 352 लगता, तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी। अब स्टेट इमरजेंसी कब घोषित की जाती है? स्टेट इमरजेंसी घोषित की जाती है जब सेंटर की या फिर कोई स्टेट की कोई डायरेक्शन से उनका फेलियर हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से टिक ना पाए, वो अबॉलिश हो जाए, जैसे कि जेएंडके में हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट अबॉलिश हो गई थी, और प्रेजेंटली यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल चल रहा है थ्रू गवर्नर। तो यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी जो है आर्टिकल 365 में क्या था कि इसमें जब अगर सेंटर की डायरेक्शंस का फेलियर हो, तो आर्टिकल 365 के तहत और आर्टिकल 356 के तहत स्टेट के डायरेक्शंस का फेलियर, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा स्टेट में। फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ सकती है। तो इसमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था कि आर्टिकल 360 में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है हमारी स्टेट में, तो उस टाइम पे भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उस टाइम पे। और फिर अब आगे जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है 3 टायर गवर्नमेंट। इंडियन जो गवर्नमेंट होगी 3 टायर्स में वर्क करेगी। पर ये पहले 2 टायर्स में रखी गई थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट रखी गई थी। पर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, जिसको हम कहते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और यहाँ पर पंचायती राज एक्ट, जिसको हम कहते हैं, पंचायत्स को ऐड किया गया था, और इसको लोकल गवर्नमेंट यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे ये वर्क करती थी। और इस वजह से जो 3 टायर गवर्नमेंट जो है इंडिया में बन गई थी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है।
उसके बारे में इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज जो गवर्नमेंट्स जो हैं, लोकल गवर्नमेंट्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो इन लगातार जो है ये सीक्वेंस वाइज हर एक टॉपिक को लिया जाएगा। तो आखिरी था जो हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस है, उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पोस्ट निकली हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये यहाँ पर आ चुका है मेंशन कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इनको ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2011 में। इसमें 3 चेंजेस की गई थी। पहला था कि राइट टू फॉर्म, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, एक फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 19 में कहा गया। उसके बाद डीपीएसपी इंक्लूड किया गया ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो आर्टिकल 43 बी में ये कहा गया। फिर न्यू पार्ट 9 बी में क्या कहा गया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल 243 ZH टू आर्टिकल 243 ZT तक। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में हम अलग से अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस को जब हम आगे करेंगे, उस टाइम पे भी इसका पूरा मेंशन अच्छे से लेक्चर में लेकर आऊँगा। लगातार इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हमने किया मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता लग गया होगा कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स रखे गए थे उस टाइम पे भीमराव अंबेडकर जी ने। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जेके पीएससी केस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी